वनिकम वंदनम स्वागतम नमस्ते सत श्रीकाल अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं आपके प्रिय दोस्त प्रियंका सभी का स्वागत करती हूँ टाइम्स ऑफ यूपीएससी के चैनल पे। आज डेट है 11 जनवरी, सैटरडे है। देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल हैं। तो देखिए आज ज़्यादा एग्जाम्पल दो, एक तो ये आर्टिकल सीईओ के ऊपर है। यहाँ पे क्रिटिसाइज़ किया गया है वर्क आवर्स को लेकर राइटर के द्वारा। क्या है देख लेते हैं। और यहाँ पे अभी ब्लिंकिट ने अनाउंस किया था 10 मिनट्स का एम्बुलेंस सर्विस के लिए, तो उसमें उसके बारे में राइटर कुछ बता रही हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको पता है सबसे मेन चीज़ तो है लॉस एंजल्स में अभी फ्राइडे को जो है बहुत बड़ा फायर एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कल की बात है ये। तो यहाँ पे सांता आना जो विंड है उसको मेन कॉज बताया जा रहा है। क्या है देख लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक डेकेड से ज़्यादा, ठीक है, यहाँ पे नियरली 1970 से लेकर अभी 2024 तक का कम से कम लगा लीजिए आप 5 डेकेड के आसपास का टेम्परेचर एनालाइज बताया जा रहा है कि किस तरीके से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से और अभी रिसेंटली जो अभी पिछले 40-50 साल के बीच में कितना ज़्यादा टेम्परेचर का वेरिएशन आया है। ठीक है, एक आर्टिकल यहाँ टाइग्रस जो हैं, फीमेल ऑफ द टाइगर, ठीक है, वो जो है अपने प्रोटेक्टेड एरिया को छोड़ के बाकी एरिया में जाके वॉक कर लेते हैं। तो यहाँ पे उनके लॉन्ग वॉक्स के बारे में, ऑल्दो ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन यहाँ पे हम टाइगर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे पहले यहाँ पे सीईओ वाले आर्टिकल से। एक्चुअली इसमें आर्टिकल क्या है आपको पता है। इन्फोसिस के जो हेड है मिस्टर सुब्रमण्यन, ठीक है, सॉरी नारायण मूर्ति, क्योंकि सुब्रमण्यम तो मिस्टर L&T के लार्सन एंड टुब्रो के वो हैं चेयरपर्सन है। मिस्टर नारायण मूर्ति में कंफ्यूज हो गई। नारायण मूर्ति जी ने अभी रिसेंटली आपको पता है एक वीक पहले एक अनाउंस किया था, मतलब एक कॉन्फ्रेंस में, कि जो वर्कर्स होते हैं ना हमारे इंडिया में, उन्हें कम से कम 70 घंटे तक का काम एक हफ्ते में करना चाहिए। ठीक है, इसी के बाद SN सुब्रमण्यन ने, जो कि लार्सन टुब्रो कंपनी है उसके चेयरपर्सन है, इन्होंने 90 आवर्स को रेकमेंड किया था। ऑल्दो ये नारायण मूर्ति का स्टेटमेंट पहले भी था, काफ़ी इसमें आया 2023 के टाइम पे भी। ठीक है, तो वापस इस चीज़ पे बोला गया। तो यहाँ पे राइटर ना क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं काफ़ी सारे कंपनी के जो सीईओ हैं, है ना, जैसे शांतनु देशपांडे हैं, या फिर अगर आप स्विगी, ओला के, या जिसके भी अभी रिसेंटली जितने भी नए जो वेंचर्स हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि एक्चुअली क्या है कि हमारा जो नेशन है ना, वहाँ पे क्या होता है, एक तो लेस सैलरी है, ऑलरेडी मोर वर्क है, वर्क का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है, उतना इंसेंटिव्स हमें नहीं दिया जाता है। ठीक है, ऊपर से अब जो है यहाँ पे वापस से जो है एम्प्लॉयर के लिए 70 घंटे हफ्ते के अंदर में और ज़्यादा विदाउट ब्रेक के बिना की बात चल रही है। तो ये बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। और राइटर बता रहे हैं कि जिस कंट्री का, मतलब जिस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ही 22 घंटे काम करते हो, तो फिर वहाँ लेबरर्स की जो हालत है वो आप खस्ता कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि लेबर जो है कमोडिटी नहीं है। ठीक है, जो चीज़ एक किसी भी कंपनी के सीईओ ने फेल करना, जो मतलब अंडरस्टैंड करना फेल कर चुके हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं या नहीं समझते हैं या समझना भी नहीं चाहते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे कुछ डेटा बताया है, जैसे एशियन कंट्रीज़ का सबसे ज़्यादा मोस्ट वर्किंग आवर अगर हर हफ्ते का देखोगे तो 49 आवर्स है। और वहीं अगर आप नॉर्थ अमेरिका का देखोगे तो 37.9 आवर्स है वीकली, और यूरोप में 37 ऑड आवर्स है ना। तो यहाँ पे एज़ कम्पेयर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इंडिया, और स्पेशली इंडिया में और ओवरऑल एशियंस में ज़्यादा लोग मेहनत करते हैं, और वो भी लो वेज रेट पे। ठीक है, सबसे बड़ा इशू ही यही है ना। तो यहाँ पे इस चीज़ पे जो है मोस्टली क्रिटिसाइज़ किया गया है कि कहीं ना कहीं लेबर्स के जो हेल्थ सर्विस है, उनकी जो फैमिली है, वो चीज़ें को नेगलेक्ट किया जा रहा है कि आप वर्कहॉलिक ज़्यादा बनो, है ना। तो इस पे एक आर्टिकल था। इसके अलावा नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। अभी देखिए रिसेंटली क्या है, राइटर ना इस कंटेक्स्ट क्या है, ब्लिंकिट ने ना अभी 10 मिनट के एम्बुलेंस सर्विसेज के लिए अनाउंस किया है। ठीक है, तो यहाँ पे राइटर थोड़ा सा बैकग्राउंड बता रही हैं कि एम्बुलेंस की सर्विस हमारे इंडिया में कैसे शुरू हुई। ठीक है, 1980 की बाद से ही जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने स्पेशली जो सदर्न इंडिया है वहाँ पे वॉलंटरली एम्बुलेंस सर्विसेज को बढ़ाना शुरू किया। ठीक है, उसके बाद बहुत बड़ा चेंज हमारा नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत जो है प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप के तहत जो है एम्बुलेंस की सर्विसेज अब बढ़ाने लग गई। पहले देश में बहुत कम एम्बुलेंस हुआ करते थे, है ना। काफ़ी ज़्यादा जो है सरकार की सपोर्ट से और थोड़े प्राइवेट प्लेयर्स की सपोर्ट से काफ़ी हद तक अब जो है अवेलेबिलिटी है। और अब जो है ब्लिंकिट ये कह रहा है कि 10 मिनट में जिस तरीके से आपके नॉर्मल सर्विसेज हैं, वैसे ही ब्लिंकिट की 10 मिनट की एम्बुलेंस सर्विसेज भी दिया जाएगा। गुड़गांव में इन्होंने अनाउंस किया है। तो राइटर यहाँ पे थोड़ी सी जो है कंफ्यूज, या फिर आप ये कह लो कि एक चिंता जता रही हैं कि एक पिज़्ज़ा डिलीवरी होने में भी 30 मिनट का टाइम लेता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो रोड एंड ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है। हमारी जो स्ट्रीट है, हमारा जो एरिया है, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस हिसाब से 10
मिनट में एम्बुलेंस सर्विसेज का पहुंचना, तो सोचिए जो ड्राइवर होगा, जो वर्कर होगा, उन पे कितना ज़्यादा प्रेशर होगा उस टाइम पे। ठीक है, इस चीज़ को कहीं ना कहीं नेगलेक्ट किया जा रहा है। और ऑल्दो अभी ब्लिंकिट ने इस पूरी सर्विसेज का कोई कॉस्ट नहीं बताया है। और अगर हम थोड़ा सा डेटा देखें तो इंडिया में एम्बुलेंस का जो मार्केट है ना, वो नियरली 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग 1.5 बिलियन का वर्थ रखता है। और ये उम्मीद करी जा रही है जिस हिसाब से इंडिया के अब डेमोग्राफिक डिविडेंड आपको बताया, ओल्ड एज बढ़ती जा रही है। अभी तो 8 से 9% लोग बूढ़े हैं, अब धीरे धीरे जो है ये 25% के आसपास बढ़ जाएगी आने वाले 25 साल के अंडर में। ठीक है, जिनकी उम्र 60 और 60 से ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, आज से जो 25 साल के हैं या 30 साल के हैं, वो आने वाले 25 साल में 30 60 50 55 से 50 से 60 के बीच में होंगे। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि और नियरली 2004 आने वाले 2024 से 28 के बीच में ये एनुअल ग्रोथ रेट धीरे धीरे बढ़ेगी। और ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो हमारे पास ऑल्दो 17,498 ऑपरेशनल एम्बुलेंस है करेंटली, लेकिन उसमें से अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 3,500 एम्बुलेंस ऐसे हैं जिनके पास एडवांस लाइफ सपोर्ट यूनिट्स हैं। आपने देखा होगा मूवीज़ में भी, देखिए एक होता है बेसिक एम्बुलेंस जैसे वैन की तरह होता है ना, वैन की तरह होता है जिसमें इतनी ज़्यादा सर्विसेज नहीं होती, सीधे आप पेशेंट्स को एंटर करो और ले जाओ हॉस्पिटल। लेकिन कुछ एम्बुलेंस ऐसे होते हैं जिसमें सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, है ना। उसमें जो है वेंटिलेशन होता है अच्छा खासा, और कार्डियो के लिए जो अटैक हो जाता है किसी को, है ना, पेशेंट्स को, तो उस समय ऑन द स्पॉट जो उस गोल्डन आवर में जो एक प्रिमेटिव या फिर जो एक प्राइमरी हेल्थ देखना होता है, वो चीज़ कई बार एम्बुलेंस में ही दी जाती है। आपने देखा होगा एडवांस में, है ना। तो वो चीज़ें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 3,500 एम्बुलेंसेज में ही अवेलेबल है। और यहाँ पे अगर हम देखें स्टेट वाइज भी, देखिए वेस्टर्न स्टेट्स स्पेशली जो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, गोवा है और सदर्न स्टेट्स है, इनके पास प्राइवेट सेक्टर्स का काफ़ी अच्छा डोमिनेंस है। प्राइवेट सेक्टर्स की वजह से यहाँ पे हेल्थ केयर सेक्टर काफ़ी अच्छा है और एम्बुलेंस सर्विसेज से लेकर सारी चीज़ें प्राइवेट सेक्टर से काफ़ी डोमिनेटिंग मार्केट बना हुआ है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे दिक्कत आती है नॉर्दर्न स्टेट्स में हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं कि देखिए यहाँ पे जो बेसिक लाइफ सपोर्ट वाले जो एम्बुलेंस है वो ज़्यादा है, एडवांस लाइफ सपोर्ट वाले एम्बुलेंस बहुत कम है। जैसे कि एडवांस की अगर हम बात करें तो उसमें कार्डियो, पुल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है, ऑक्सीजन सप्लाई होता है। ठीक है, ये तो हो गया CPR। इसके अलावा मॉनिटर है, डिफाइब्रेशंस है, वेंटिलेटर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें। और इवन उसमें भी अगर हम बात करें तो सीरियस लॉन्ग डिस्टेंस अगर जाना है, जैसे आपको जयपुर से दिल्ली जाना है, ठीक है, या फिर अगर आप जैसे दिल्ली से कहीं और जाना है, वैसे तो सब मोस्टली दिल्ली आते हैं, लेकिन दिल्ली से भी कई बार लोग चंडीगढ़ जाते हैं कैंसर हॉस्पिटल्स, है ना। तो वहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ICU एम्बुलेंस है, वो भी काफ़ी कम रेंज में है हमारे पास। ठीक है, तो अभी रिसेंटली नीति आयोग की भी एक स्टडी थी कि हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स होना चाहिए, इक्विपमेंट, टेक्निकल स्टाफ्स, वो काफ़ी कम है। ठीक है, नियरली 88% ऑफ हॉस्पिटल्स के पास खुद का जो है 3% ही जो है इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस हैं, और सिर्फ 12% ही जो है यहाँ पे स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्टेशंस हैं सारे हॉस्पिटल्स के पास। तो सोचिए कितना बुरा हाल है, और 140 बिलियन के पॉपुलेशन पे, ठीक है, मिलियन पॉपुलेशन पे। तो यहाँ पे कुछ सजेशंस दे रहे हैं। सबसे पहली बात तो हमें यहाँ पे एम्बुलेंस सर्विसेज के जो है उससे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ पे फोकस करना है, क्योंकि अब जैसे ब्लिंकिट ने जिस तरीके से अनाउंस किया 10 मिनट का, तो सोचिए उससे पहले आप रोड और ट्रैफिक कंजेशन सोचिए हमारे इंडिया में कितना ज़्यादा। ऑलरेडी इंडिया टॉप पे है, वन ऑफ द 1 to 10 टॉप कंट्रीज़ में आता है जहाँ पे जिसमें ट्रैफिक और वो एक्सीडेंट से स्पेशली जो है लोगों की मौत होती है ना। तो यहाँ पे जो है एम्बुलेंस, अभी रिसेंटली आपको भी पता होगा जयपुर अजमेर के रोड में जो है क्या बोलते हैं उसको, जो टैंक है, ठीक है, CNG का जो टैंक था, वो एक्सीडेंट से टकरा के जो है यहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था, अभी रिसेंटली 2 हफ्ते पहले की बात है ना। तो सोचिए वो ट्रैफिक कितना, मतलब यहाँ पे समझिए, और वो भी मॉर्निंग के हाल में ये हाल है, तो दिन में तो सोचिए कितना ज़्यादा कंजेस्टेड होगा। तो ये बहुत बड़ा लेक है यहाँ पे, कंसर्न है। इसके अलावा यहाँ पे मेडिकल इमरजेंसी जो टेक्नीशियंस हैं वो कहीं ना कहीं गैप है हमारे पास। लैक ऑफ सिस्टमैटिक प्लान, मॉनिटरिंग, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने की ज़रूरत है हमें। इसके अलावा हमारे पास प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विसेज सीरियस शॉर्ट कमी है, ठीक है, तो उस चीज़ को आपको फुलफिल करना होगा। साथ के साथ स्टेट के गाइडलाइंस को भी लेना होगा, क्योंकि स्टेट आपको पता है हेल्थ सर्विस जो होता है शेड्यूल 7 के तहत जो है आपका ये स्टेट लिस्ट में आता है। तो यहाँ पे चाहे सेंटर कितने ही पॉलिसीज़ बनाने, लेकिन स्टेट्स के गाइडलाइंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको बहुत रूरल एरिया, रिमोट लेवल तक भी जो है इस एम्बुलेंस सर्विसेज को रीच करवाना है। तो ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे बात कर रहे हैं कि पब्लिक फंडेड सर्विस, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, सिविल सोसाइटी है, ये अच्छा खासा स्पॉन्सर कर सकती है इसको। तो इस पर काम करा जाए तो एक बहुत अच्छा बेहतरीन रिजल्ट आ सकता है, लेकिन यहाँ पे कंसर्न्स को भी ध्यान रखना होगा हमें। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है, देखिए यहाँ पे
2024 को आपको पता है अभी तक के जितने भी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ले लो या फिर आप यूरोपियन की लिस्ट भी निकली थी, यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग के भी, इन सब ने बोला है 2024 अभी तक का 1.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग थ्रेशोल्ड्स को क्रॉस कर चुका है, सबसे ज़्यादा ब्रीच कर चुका है 2024। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमने जो 2016 में, हमने 2015 के पेरिस एग्रीमेंट में हमने प्रॉमिस किया था 1.5 को हम ब्रीच नहीं होने देंगे, 1.5 से कम लाएंगे, तो ये चीज़ ऐसा नहीं कि ये फेल हो गई है। ठीक है, लेकिन हमें इस पे काम करना है। ठीक है, और आपको पता है 2030 तक एमिशंस को ऑलमोस्ट हमें टारगेट कट करने की ज़रूरत है, और यहाँ अब जो है धीरे धीरे यहाँ पे उम्मीद लगाई जा रही है कि धीरे धीरे इस पे काम करना, हमें रफ्तार बढ़ानी होगी। और इससे भी ज़्यादा बुरी चीज़ तो ये है कि अगर आने वाला जो अगला साल है, यानी इस साल जो 2025 है, वो इससे भी ज़्यादा भयंकर हो सकता है। ठीक है, तो ये डेटा है, आप एक बार कर्व देख लो, है ना, टेम्परेचर इंक्रीज ही होता जा रहा है, तो एक्सपेक्ट है कि 2025 भी इसी तरीके से बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, बाकी इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट इसमें फैक्ट दे नहीं रखा, लेकिन मैं आपको ना कोप के जितने भी समिट्स है UNFCCC के, वो दिखा देती हूँ एक बार। देखिए, UNFCCC आपको पता है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पे ये काम करता है। ये इंटरनेशनल इन्वायरमेंट कन्वेंशन है। इसका मेन काम क्या है, हमारे एटमॉस्फेरिक में जो कॉन्सेंट्रेशन है ग्रीन हाउस गैस को, उसे प्रिवेंट करना है, ताकि हमारा जो अर्थ है वो ज़्यादा गर्म ना हो। ठीक है, बैलेंस बना रहे, है ना। और ये 1992 से ही सबमिट कर रहा है, जिसको हम अर्थ समिट कहते हैं, या रियो समिट, या रियो कॉन्फ्रेंस, किसी भी नाम से इसको बोल सकते हैं हम। ठीक है, और ये हर साल, ये सारे इसमें से 197 पार्टीज़ हैं जो हर साल मिलती हैं ये। ठीक है, कॉन्फ्रेंसेस करती हैं अलग अलग नेशंस में। ठीक है, अब UNFCCC ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो 1992 में ये बना था, है ना। फोर्स में 1994 में आया था, याद रखिएगा इस चीज़ को। हेडक्वार्टर बोन जर्मनी में है, सेक्टर क्लाइमेट चेंज है। इंडिया ने रेटिफाई कर दिया था। ठीक है, और 1993 से ये इसमें रेटिफाई किया गया इसका। और सबसे बड़ी बात ये ना, UNFCCC याद रखिएगा लीगली नहीं है। वो बात अलग है, पेरिस समिट को बोला गया था कि पेरिस के बाद से पेरिस समिट 2015 में जो हुआ था, उन्होंने कहा था 2020 के बाद इसको लीगली करना चाहिए, लेकिन ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, तो अब इसके अलावा अगर हम कोप्स की बात करें, जो मेजर कोप्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो बहुत सारे अभी टोटली जो है, अगर आप बात करोगे तो अभी प्रेजेंटली 2024 में अजरबैजान में हुआ था 29वां, और आपको पता है हमने आर्टिकल्स भी इस पर डिस्कस किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे मेजर जो है, सबसे पहला अगर आप बात करोगे तो मेजर सबसे पहला क्योटो प्रोटोकॉल, जहाँ से सबसे ज़्यादा यहाँ पे लीगली बाइंडेड डेवलप्ड कंट्रीज टू रिड्यूस एमिशन टारगेट्स की शुरुआत करी गई थी। फिर कोप 7 है, मोरक्को में हुआ था, है ना। क्योटो जापान में, इसी वजह से इसको क्योटो प्रोटोकॉल भी बोला जाता है। मोरक्को 2001 में हुआ था, ये कोप 7 था। मरकश अकॉर्ड साइन किया था कि रेटिफिकेशन करना होगा आपको क्योटो प्रोटोकॉल को। फिर दिल्ली में जो है 2002 में हुआ था, ये याद रखना एकदम। ठीक है, कोप 18 दिल्ली डिक्लेरेशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा कि पुअरेस्ट कंट्रीज़ को डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, सपोर्ट करने की ज़रूरत है। कोप 13 बाली में हुआ था, बाली रोड मैप, बाली एक्शन प्लान शुरू आया। ठीक है, इसके बाद कोप जो है 15 की बात करें तो 2009 में हुआ था, जिसमें इन्होंने बोला गया था कि डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं अब 30 बिलियन जो है नियरली फिनेंस करेंगी डेवलपिंग नेशंस को। ठीक है, कोप 16 की बात करें तो कॉन्कस एग्रीमेंट असिस्ट हुआ था डेवलपिंग नेशंस इन डीलिंग विद क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तभी जो है एक फंड बना था, ग्रीन क्लाइमेट फंड। याद रखिएगा 2010 तक ना सिर्फ यहाँ पे फंड की बात चल रही थी, देना है, वो वाली बात नहीं थी कि 100 बिलियन जो है अब डेवलपिंग नेशंस को देना ही ज़रूरी है। वो इतना ज़्यादा इन्फोसाइज नहीं किया गया था 2010 तक। उसके बाद 2012 में दोहा, कतर, कोप 18 है। दोहा ने अमेंडमेंट किया क्योटो प्रोटोकॉल को और बोला ग्रीन एमिशन को हमें कम से कम 18% जो है रिड्यूस करना है। फिर कोप 19 में पोलैंड में वार्सा में हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे इंटरनेशनल मैकेनिज्म फॉर लॉस एंड डैमेज की बात करी गई। इसके बाद 21 जो है पेरिस में हुआ था, आपको याद है, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है पेरिस एग्रीमेंट, जो जिसमें 2 डिग्री सेल्सियस प्री इंडस्ट्रियल से कम हमें करना है। और यहाँ पे क्लाइमेट फाइनेंस बाय रिच कंट्रीज नियरली 100 बिलियन फंडिंग प्लेड्ज की बात करी थी। याद रखिएगा ऑलरेडी जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है वो 2010 में बात चल गई थी, लेकिन यहाँ पे 100 बिलियन की बात जो है वो 2015 से शुरू करी गई थी। कंफ्यूज करवा सकते हैं आपको। और मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ, आप ये जितने भी कोप्स हैं ना, इसकी इतनी चीज़ें भी अगर आप याद रख लोगे ना विद सीक्वेंस, इनफ है। बाकी रिसेंटली पिछले 2-3 साल के जो कोप हैं वो याद रखो, क्योंकि वरना शंकर IAS में देखोगे तो हर एक कोप के और भी पॉइंट्स, अथाह पॉइंट्स है भाई, कितना याद रखेंगे हम। लेकिन ये जो है ये की पॉइंट्स हैं, आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है, 2026 में कोप 26 जो है वो 2021 में ग्लासगो UK में हुआ था, जिसमें इंडिया ने अनाउंस किया था अपना खुद का नेट ज़ीरो टारगेट 2070।
ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा इंडिया ने कॉल किया फेज डाउन ऑफ कोल बेस्ड पावर को। इसके अलावा ग्लासगो ब्रेक थ्रू एजेंडा 41 कंट्रीज प्लस इंडिया के साथ, ठीक है। इसके बाद COP27 जो है अब यहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये रीसेंट के 3 लास्ट हैं। 2022 में जो है शर्म एल शेख इजिप्ट में हुआ, लॉस एंड डैमेज फंड की बात करी गई। 3.1 बिलियन प्लान फॉर अर्ली वार्निंग सिस्टम की बात की गई। G7 लेट ग्लोबल शील्ड फाइनेंसिंग फैसिलिटीज फॉर कंट्रीज सफरिंग क्लाइमेट डिजास्टर्स की बात करी गई। अफ्रीकन कार्बन मार्केट इनिशिएटिव्स की। इसके अलावा जो है अवेयर जिसको बोलते हैं इनिशिएटिव एक्शन फॉर वाटर एडेप्टेशन एंड रेजिलियंस की बात करी गई। मैंग्रोव अलायंस की बात की गई, पार्टनरशिप विद इंडिया, ठीक है। इसके अलावा इंडियाज लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी की बात करी गई। उसके बाद 2023 में जो है COP28 जो है जो दुबई UAE में हुआ, इसमें जो है इन्होंने प्लज किया UAE ने कम से कम 70 मिलियन जो है दिया जाना चाहिए। जर्मनी 700 UK, यूरोपियन, जापान फॉर द लॉस एंड डैमेज फंड के अंडर में फेज आउट करना होगा फॉसिल फ्यूल्स टू अचीव नेट जीरो 2050 तक। रीच करना है हमें गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी 2030 तक कम से कम 11,000 गीगावाट, और 66 नेशंस टू कट कूलिंग एमिशन बाय 68% बाय द 2050। ट्रिपल ग्लोबल न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी बाय 2050। इंडिया ने लीड इनिशिएटिव्स क्या लिया 28 में कि भैया हमें ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव करना है, इशू करना है क्रेडिट्स फॉर द इकोलॉजी फ्रेंडली एक्शंस प्लांटिंग टू डिग्रेड लैंड्स। लीड IT 2.0 सपोर्ट्स फेयर इंडस्ट्री ट्रांजिशन एंड लो कार्बन टेक्नोलॉजी। ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस यानी प्रमोट करना है सस्टेनेबल रिवर डेवलपमेंट एंड बेस्ट प्रैक्टिस शेयरिंग को। क्वाड क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप एनहांस करना है लोकल एंड रीजनल सस्टेनेबिलिटी एफर्ट्स को। इसके अलावा जो है COP29 अभी रिसेंटली आपको पता है जो कि अजरबैजान बाकू में हुआ था नवंबर 2024 में, ठीक है। तो ये ओवरऑल था आपका इसका स्टैटिक। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल जो है देखिए लॉस एंजल्स में जो ये फायर हुआ है सैंटा आना का, ठीक है। देखिए मैं आपको सिंपली बोलूँ, सैंटा आना पे हमने पहले भी आर्टिकल पढ़ा है लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, बहुत ज़्यादा। नियरली आप मान लीजिए कि यहाँ पे मेन जो एरिया है ना वो है एक तो पेस्ली सेड्स फायर जो आपका वेस्ट ऑफ पैसिफिक में है, इसके अलावा एटॉन फायर, और यहाँ पे लॉस एंजल्स के वेस्ट हिल्स में काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है। ऑल तो बताया जा रहा है देखिए क्लाइमेट चेंज का रीज़न इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ना लॉस एंजल्स में ना जुलाई से, ठीक है, अभी तो देखिए नवंबर से लेकर नवंबर से लेकर ना जैन तक ना यहाँ पे तो विंटर का मेनली रहता है, हाई प्रेशर बना रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जुलाई लास्ट मंथ था जहाँ पे बारिश हुई थी, तो बारिश कम होने से क्या होता है कि वेदर में ना ह्यूमिडिटी बहुत कम है, ठीक है, ऑलरेडी ड्राई है, ठीक। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और मैं आपसे समझा देखिए क्या होता है ना, आपको पता है ये लैंड है, ये ओशन है, ठीक है। आपको बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पता होगा, जो लैंड होता है ना वो जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है, ठीक है। और वैसे ही ओशन जो है वो वार्म बहुत लेट से गर्म होता है और लेट से ही ठंडा होता है। आपको ये बेसिक कैरेक्टर पता होगा। अब क्या, अभी विंटर का सीज़न है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, और क्या होता है कि यहाँ पे अब जो है प्रेशर हाई प्रेशर है क्योंकि टेम्परेचर लो है, ठीक है, टेम्परेचर लो है, हाई प्रेशर है, विंटर का सीजन है। अब क्या होगा, लैंड के कंपैरेटिवली जो है ओशन का वाटर जो है वो वार्म रहेगा, ठीक, पहली बात। ऊपर से जो ये कैलिफोर्निया वाला ये रीजन है, यहीं पे आपका नवादा करके जो है डेजर्ट है एक, है ना। तो प्रेशर कैसा चलता है, यहाँ पे हाई प्रेशर क्योंकि टेम्परेचर कम है, सर्दी है ज़्यादा, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है तो प्रेशर कैसा होगा, लो प्रेशर होगा। तो प्रेशर कैसे काम करता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। तो ये जो विंड है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये लैंड से ओशन की तरफ चलेगी, पहली बात, ठीक है। अब क्या हुआ, इस बीच जो है आपको पता है यहीं रॉकीज माउंटेन्स भी है और यहाँ पे ये नेवादा डेजर्ट भी है। तो जब ये विंड यहाँ चल रही है ना, ऑलरेडी मैंने बताया आपको जुलाई से यहाँ पे रेनफॉल बिल्कुल कम हो गया है, ह्यूमिडिटी बहुत कम है, तो ये वाला रीजन जो है ना थोड़ा सा वार्म ज़्यादा रहेगा एज कंपेयर इसके। आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि अभी तो यहाँ पे बर्फबारी चल रही है ना, लेकिन इस लैंड के कंपैरेटिवली ओशन अभी गर्म है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी थोड़ा कम है, मॉइस्चर जो है वो कम है, ऊपर से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेजर्ट की वजह से पेड़ पौधे भी ज़्यादा हैं, यहाँ पे प्लांटेशंस, यहाँ पे अच्छा खासा जो है वेटलैंड्स वगैरह या फिर जो फॉरेस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा और वो ड्राई हो रखे हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या हुआ कि जब ये हाई प्रेशर चला ना तो यहाँ पे वार्म की वजह से फायर बर्न हो गया, मतलब आग पकड़ ली इसने, ठीक है, और एकदम से ये पूरा स्प्रेड हो गया और हवा की वजह से ये और फिर ब्रांचेस टू ब्रांचेस में शिफ्ट हो गया। तो ये रीज़न है यहाँ पे ये सैंटा आना विंड्स का, ठीक है। तो